अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ बायोलॉजी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ आज के इस लेक्चर के साथ जो है हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, सेल्स एंड टिश्यूज। तो इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो थ्रू आउट बायोलॉजी में आपके यूज होते हैं। तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से साथ साथ इसको याद करते रहना है। तो चैप्टर का टाइटल है हमारे पास सेल्स एंड टिश्यूज। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का और चंद जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड जैसे सेल्स जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट होता है जिस चीज से वो मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अगर हम लाइफ की बात करें कि जो जिंदगी है वो किस चीज से मिलकर बनी है या उसकी बेस क्या है, उसका यूनिट क्या है, तो वो है हमारे पास सेल। मतलब अगर हम कहें कि जिंदगी की इब्तिदा कहां से है, ठीक है, वो यूनिट क्या है, बेसिकली वो है हमारे पास सेल। सेल की डेफिनेशन किस तरह हम कर सकते हैं? Cell is the smallest structural and functional unit of life. Cell is the smallest, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। Cell is the smallest structural and functional unit of life. Means के सेल आपके पास क्या है? जिंदगी की जो है एक बुनियादी इकाई है। मीन्स के जहां पे भी लाइफ प्रेजेंट होगी, जहां पे भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, वो किससे मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। इसलिए हम कहते हैं जी सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, मतलब के स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मुराद है कि जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, या जो उनका स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना होता है? आपके पास सेल से मिलकर बना होता है। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल। फंक्शनल से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से हम उसे क्या कह देते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 पे जरा फोकस करें, थोड़ा सा जो पहले आपने पढ़ा उसको जरा दोहराएं तो आपको पता चलेगा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था सबएटॉमिक, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। तो वहां पे अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ सेल को ही क्यों यूनिट कह रहे हैं? ऑर्गेनेली को भी कह सकते थे, किसी ना किसी मॉलिक्यूल को भी कह सकते थे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सेल को हम क्यों कह रहे हैं कि सेल ही वो एक स्ट्रक्चर था जिसमें लाइफ की तमाम प्रॉपर्टीज थी। अगर हम किसी ऑर्गेनेली की बात करें, किसी टिश्यू की बात करें तो उसमें लाइफ की तमाम प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनेली की बात करें तो उसमें लाइफ की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ठीक है। तो सेल, इसलिए हम कहते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ की तमाम प्रॉपर्टीज हैं। अब लाइफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं कि जी जिंदगी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अगर जी उनपे कुछ स्टिमुलस आए तो मतलब उनके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए, उनकी बॉडी में कोई चेंज आए तो वो उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। उनमें किसी न किसी तरह का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम डीएनए या आरएनए कहते हैं। तो सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट था जिसमें लाइफ की तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती थी। इस वजह से हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ये बात हम पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में देख के आए हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। या तो वो एक सेल से मिलकर बने होते हैं या बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर एक सेल से मिलकर बने होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको हमने क्या कहा था? यूनिसेलुलर, ठीक है। और ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक हो गया। आपकी बुक में 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं सेल्स की, जैसे कि जी विंग ऑफ बटरफ्लाई, मतलब जो आप तितली का पर है आपके पास
वो भी किससे मिलकर बना है? डिफरेंट सेल से। शाइनी लेयर ऑफ आइस, आइस की जो शाइनी लेयर है वो भी सेल से मिलकर बनी है। मीट, गोश्त, फिंगर, नेल, वुड, मतलब जितनी भी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी हो। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिकली सेल। अब सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमारे पास जितने भी अगर हम इंडिविजुअल सेल्स की बात करें तो उनका जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि हम उन्हें आम आंख से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी कि हमारे पास कुछ इंडिविजुअल सेल्स ऐसे भी हैं जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं। वो सेल कौन कौन से हो सकते हैं? वो जी आपके पास डिफरेंट बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, उनके एग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल सिंगल सेल होते हैं। वो आपने भी देखा होगा, किसी भी परिंदे के अंडे वगैरह हम क्या कर सकते हैं? आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली सेल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ माइक्रोस्कोपी स्टडी करने से पहले एक और बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम कहते हैं कि सेल इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी एक ही तरह के सेल से मिलकर बनी होती है? अब बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, जैसे कि आप देखें स्केलेटल सेल्स हैं, आपके स्केलेटल मसल्स में जो सेल हैं वो कोई किसी और तरह से काम करते हैं। जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, नर्व सेल्स हैं, वो किसी और तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट आगे जाके हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये बात याद रखें कि जो आपके पास सेल्स हैं उनका जो बेसिक एक मेकअप है वो क्या होता है? सेम होता है। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। तो सेल को स्टडी करने के लिए जरूरत पड़ी किसकी? माइक्रोस्कोप की। तो छोटी सी डेफिनेशन है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी? यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। मतलब कि माइक्रोस्कोप को यूज करना क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी। अब हिस्ट्री की थोड़ी देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपी कब शुरू की गई है। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप थी वो किसने बनाई? हमारे पास एक हॉलैंड का बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट था, ज़कारियास जॉनसन। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप या हु डिवेलप्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप, तो आप बताएंगे ज़कारियास जॉनसन डिवेलप्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप कब? इन 1595। ये उसका स्ट्रक्चर आ रहा है कि जो वो माइक्रोस्कोप बनाई गई थी वो किस तरह की थी। ठीक है, वो जो माइक्रोस्कोप बनाई गई थी आपके पास वो सिंपली एक ट्यूब थी, मीन्स के एक नैरो ट्यूब थी जिसके एक एंड पे भी लेंस था और दूसरे एंड पे भी क्या था? लेंस था। ठीक है, उस वजह से उसने चीजों को क्या किया? लेंस की मदद से चीजों को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता था। क्या स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज ऑन ईच एंड्स, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसके दोनों एंड्स पे क्या थे? लेंस लगे हुए थे। आगे देखें जी, किसी भी जो माइक्रोस्कोप को यूज करने का मकसद क्या होता है? चीजों के साइज को बढ़ाना। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करें? उसके साइज को बढ़ा सकें ताकि हम उसे आसानी से देख सकें। तो जो पहली माइक्रोस्कोप बनाई गई थी आपके पास, जो ज़कारियास जॉनसन ने बनाई थी, उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी थी? 3x to 9x। यहाँ पे x से मुराद है कि मल्टीप्लाई, मतलब कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना से लेके 9 गुना तक बढ़ा करके क्या कर सकती थी? दिखा सकती थी। तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे ये। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, और ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। तो ये दो टर्म्स आपने बहुत अच्छे से समझनी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं उसमें जो उसके साइज में इंक्रीज आता है, किसकी वजह से? माइक्रोस्कोप की वजह से। वो जो इंक्रीज का आना है वो क्या कहलाता है हमारे पास? मैग्निफिकेशन। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करना, जितना वो बड़ा माइक्रोस्कोप कर सकती है वो उसकी क्या होगी? मैग्निफिकेशन पावर होगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की माइक्रोस्कोप्स यूज होती हैं, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो यहां पे देख लेते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितनी है? एमसीक्यू के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है 1500x। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो ऑब्जेक्ट को 1500 गुना बढ़ा करके दिखाएगी। कितना?
1500 गुना बढ़ा करके दिखाएगी। लेकिन अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो हमें 2,50,000 टाइम्स ग्रेटर साइज में इंक्रीज करके उसे दिखाएगी। तो ये एमसीक्यू के वाले से आपसे पूछा जा सकता है। जो दूसरी टर्म है आपके पास वो है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर, अब वो तो हो गया बेसिकली साइज को इंक्रीज करना, ठीक है। अब दूसरी टर्म है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है क्लियरिटी, ठीक है। किसी भी इमेज में क्लियरिटी कितनी है, वो कितना क्लियर नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इसकी डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। मतलब कि कोई इमेज कितना क्लियर है वो उसकी क्या है, रेजोल्यूशन है या उसकी रिजॉल्विंग पावर है। अब डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि ऐसा कम से कम फासला जिस पे जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग नजर आ सके। इसकी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये डॉट लगाया, ठीक है, और एक डॉट मैंने ये लगाया। ये दोनों डॉट आपको क्या अलग अलग नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर इनका जो है ना वो मैं साइज बिल्कुल जो डिस्टेंस है मैं बहुत कम कर दूं, फॉर एग्जाम्पल एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, तो क्या ये आपको अलग अलग दो डॉट नजर आ रहे हैं? तो ये बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस है जिस पे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली नजर आ रहे हो। वो किसी भी जो माइक्रोस्कोप का या आई की क्या कहलाती है, रेजोल्यूशन पावर। मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज रेजोल्यूशन पावर। ये नीचे एमसीक्यूज के हवाले से चीजें इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट जिनमें अगर जो डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर, मतलब कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर हो या इससे ज्यादा हो, तो ह्यूमन आई ने क्या कर सकती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के तौर पे देख सकती है। लेकिन अगर उनमें जो डिस्टेंस है हम 0.1 mm से भी कम कर दें तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, वो हमें क्लियरली नजर नहीं आएंगे। तो ये थी रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। इस तरह से अगर हम बात करें रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन है वो हमारे पास कितनी होती है, 0.2 माइक्रोन मीटर, ठीक है, ये 0.2 माइक्रोमीटर। अब एक माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें आपने सिर्फ याद रख, जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। तीसरा जी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखें ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या है, कम है, लेकिन जो आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है वो उससे थोड़ी ज्यादा है। और जो आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो तो सबसे ज्यादा, वो कितनी है, 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁹। तो ये बेसिकली आपने 3-4 बातें यहाँ पे याद रखनी है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के वाले से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बैक्टीरियम है वो कितना है आपके पास, 0.2 माइक्रोन मीटर, जो किसके रेजोल्यूशन के बराबर है, रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मीन्स के जो है अगर इसकी रेजोल्यूशन इतनी है और इसका साइज सेम है, इसको जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम को भी बहुत बड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी क्लैरिटी वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 0.2 माइक्रोन मीटर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने देखा है कि सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं उनको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जो माइक्रोस्कोपी देखी उसके जो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर के बारे में आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया।